मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी ओर से प्यारी प्यारी नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं ओम स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार और शानदार टॉपिक होने वाला है। वो टॉपिक जो आप 12th में भी नहीं पढ़े, आप उसमें आया नहीं था और वहाँ से कई बार एक एक क्वेश्चन पूछते हैं जेट आर BHU एग्जाम के अंदर, बच्चों को वो ध्यान देते नहीं है। मैं आज उसी टॉपिक की बात करने वाला हूँ जिसमें आप हमेशा अटकते थे, जो आपको कम आता था, उसे मैं आज बहुत ही जल्दी से उसको और सीधे तरीके से इसको क्लियर करवा दूंगा। आपको यहाँ पर एक फूल का डायग्राम, एक फ्लावर का डायग्राम दिख रहा होगा, शानदार एक फूल की आकृति आपको दिख रही होगी जिसके अंदर आपको पुष्प के सारे भाग आपको दिखा रखे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फल वृक्षों में फल क्यों नहीं लगते। जो बाह्य कारक है वो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ आंतरिक कारक है जिनके कारण इनमें फल नहीं लगते। क्यों नहीं लगते भाई? वो फल क्यों नहीं लगते? क्योंकि उनमें कुछ विशेष प्रकार के इन फूलों के अंदर कुछ आंतरिक कारक है जिनके बारे में आपको समझना है। मैं आपको 2-4 फूल और दिखाता हूं जिनमें आप पता लगाना कि उनमें क्या क्या। देखो ये फूल का डायग्राम है। इन्हीं फूलों में परागण होने के बाद में क्या बनता है? फल बनता है। आम, केला, पपीता, खजूर, कुछ के भी हो, इनमें परागण होगा ना, उसके बाद में क्या बनेंगे? फल बनेंगे और उन्हें अपन लोग खाते हैं। और देखो डायग्राम एक पुष्प का, ये पुष्प के अधिकांश भाग आपको दिखाए गए हैं। इनके अंदर इनमें कुछ विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। उन आनुवंशिक कारकों का अगर पता लग जाए तो बाग में क्या लगा सकते हैं? लोग फल लगा सकते हैं। तो दोस्तों जुड़ जाए मेरे साथ में, पेन को भी साथ लीजिए, समझने के लिए तैयार हो जाइए, कानों में लीड लगाइए और तुरंत मेरी ओर देख आराम से सीधे बैठ जाइए और ध्यान देना कि क्यों नहीं लगते फल और उनका इलाज क्या किया जाए ताकि वो फल लगना शुरू हो जाए। तो अपन पढ़ने वाले हैं आंतरिक कारक के बारे में। इनके बारे में, आंतरिक कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो होते हैं 3। कितने होते हैं भाई? जो होते हैं 3 होते हैं, जिनमें जो सबसे पहला कारक है उसका नाम है आनुवंशिकी कारक। क्या नाम है? आनुवंशिकी कारक। जेट BHU के साथ साथ जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके भी टॉपिक है कि ये फूलों में उनमें परागण क्यों नहीं होता, ऐसे क्या क्या फैक्टर हो जाते हैं जिनसे फल नहीं बनते, वो भी यहीं से कि इनको क्लियर कर लो, मैं समझा दूंगा उनको। पहला बात है कि कुछ जेनेटिकली फैक्टर है, कुछ जेनेटिक्स फैक्टर है जिनके कारण वो फल नहीं लगते। वो जेनेटिक्स फैक्टर क्या क्या होता है किसी फूल के अंदर, उनकी बात करेंगे। तो वो जेनेटिक्स फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अपने पास में 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक का तो नाम होता है असंगतता। क्या होता है? असंगतता। दूसरे का नाम है संकरीकरण, और तीसरे का नाम है शवबंधिता। क्या नाम है? शवबंधिता। एक का नाम इनकम्पेबिलिटी, एक का नाम हाइब्रिडिटी और एक का नाम सेल्फ स्टेबिलिटी। ये 3 ही प्रकार के हैं जो जेनेटिक्स फैक्टर में आते हैं। कौन कौन से? एक तो इनकम्पेबिलिटी, एक हाइब्रिडिटी और एक सेल्फ स्टेबिलिटी। शवबंधिता, संकरीकरण और असंगतता। क्या वास्तव में इन तीनों परिस्थितियां जब आनुवंशिक कारक में आती है, आंतरिक कारक के 3 भाग हैं। 3 भाग में पहला जेनेटिक वाला है, जेनेटिक के भी कितने भाग हैं? 3 भाग है। अब पूछोगे कि सर असंगतता जो इनकम्पेबिलिटी है वो क्या होती है, हाइब्रिडिटी क्या होती है और सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होती है? मैं एक एक को समझाने जा रहा हूँ। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप उनको समझना। तो सबसे पहले आप डायग्राम को देखो। पहले तो डायग्राम के सारे भागों को पहचान लो, कौन सा भाग क्या होता है। देखो 1 नंबर पे दे रखा है ओवेरी, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला क्या होता है इस पुष्प में? ये वाला क्या होता है भैया? ओवेरी अंडाशय होता है। 2 नंबर वाला स्टाइल, वो किस तरह का है? ये रहा, ये इसका स्टाइल वाला भाग है, ये वाला, ये 2 नंबर स्टाइल है। 3 नंबर को बोले स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये मादा भाग है स्टिग्मा। ओवेरी, ये स्टिग्मा मादा भाग है, स्टिग्मा है ना स्त्री वाला भाग है। इसमें जो परागण यहाँ से गिरता है, फिर परागण से होता हुआ अंडाशय तक पहुंचता है ना, ये स्टिग्मा वर्तिका। ठीक है। एक का नाम 4 पिस्टिल वाला है, 4 नंबर वाला एक पिस्टिल है बेटा, यहाँ पे ये वाला 4 पिस्टिल है। 5 नंबर ये एंथर है, 5 वाले एंथर जाने के होंगे, एंथर पुंकेसर वगैरह नर भाग ये वाले। 6 नंबर फिलामेंट है,
ये पुंकेसर, ये परागधानियां, ये 5 नंबर पे परागधानियां है, इनमें परागकण होता है और ये फिलामेंट है बेटा, ये वाला 6 नंबर पे फिलामेंट है। जो पुंकेसर है ना, वो पुंकेसर वो फिलामेंट है और ऊपर की ओर परागधानियां है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। फिर एक स्टेमन है बेटा 7 नंबर वाला, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, स्टेमन कहा जाता है। अरे परागधानियां, फिलामेंट और एंथर को मिलाकर क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। फिर 8 नंबर पे जो आपको दिख रहा है ना, ये पिट्टल बेटा, ये बाह्य दलपुंज वाला है, इधर वाला आंतरिक वाला दलपुंज। और फिर 9 नंबर पे जो देख रखा है आपको शिपल, ये बाह्य दलपुंज है। और 10 नंबर पे ये ओव्यूल है, ये इसका अंडाशय वाला भाग है। और 11 नंबर पे है रिसेप्शल, जो उसको वापस वहां से लेकर नीचे की ओर यहाँ से इसको लेकर जाता है। तो ये पुष्प के सारे भाग है। अब अपन लोग इन भागों में देखेंगे कि असंगतता कहाँ उत्पन्न हो जाती है, असंगतता कहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, फूल वाला दिख रहा है। सबसे पहले पढ़ेंगे असंगतता। इसमें देखो पुष्प में जनन अंग, पुष्प के जनन कौन से होते हैं, पुष्प के जनन अंग एक तो ये रहा, ये अंडाशय पुष्प का जनन अंग, ये परागनलिका होती हुई ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र पुष्प का जनन अंग, ये लेंथर और ये परागधानियां, ये नर के वाले नर के जनन अंग और ये मादा के जनन अंग। तो जनन अंग तो समझ गए, नर के जनन अंग कौन से है, मादा के जनन अंग कौन से है। तो अब असंगतता में क्या होगा कि नर और मादा में पुष्प में दोनों जनन अंग के पूर्ण विकसित होने के बाद में भी परागण में असंगति हो जाती है। मतलब ये हुआ कि इस पुष्प के अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों के पूर्ण जनन अंग होने के बाद में भी इनमें परागण में अगर असंगति हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, असंगतता, इनकम्पेबिलिटी कहा जाता है। आपस में संगति नहीं होती कि नर के जनन अंग भी है, ये नर के जनन अंग भी है और मादा की जनन अंग भी है, पर भी आपस में ये संकरण नहीं करता, आपस में ये परागण नहीं करता या परागण इनमें किसी कारण से नहीं होता, इसे कहा जाता है असंगतता। क्या कहा जाता है, असंगतता। दूसरा है हाइब्रिडिटी संकरण। जब मान लो इनमें आपस में ये यहाँ से आके टिक गए यहाँ से ना, और यहाँ से ये परागकण परागनलिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंच गए। अरे पहुंचने के बाद में अब क्या होगा, इनमें आपस में संकरण होगा। क्या होगा, संकरण होगा। इस संकरण के समय अगर गुणसूत्रों का असमान विभाजन हो जाए, क्या हो जाए, गुणसूत्रों का असमान विभाजन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे संकरीकरण, हाइब्रिडिटी कहेंगे। कि जब मान लो परागण भी हो गया और परागण होने के बाद में पुष्प के जो जनन अंग है, जो नर वाला जो परागकण है, परागनलिका से होता हुआ ओवेरी तक पहुंच जाता है और वहां मिल जाते हैं और संकरण शुरू हो जाता है। और संकरण के समय अगर क्रोमोसोम्स में असमान विभाजन हो जाए तो फिर बाद में फूल से फल ये नहीं बनेंगे। तीसरा है शवबंधिता। वो क्या होता है, ये क्या होता है, देखो पहले वाले में तो या तो बीजांड के अंदर या ऊपर की ओर असंगतता में, तो बीजांड में या पुंकेसर में कोई असंगति हुई है, दोनों में, समझे, या तो इसमें कोई असंगति हो गई या इसमें कोई असंगति हो गई, इसलिए परागण नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या बोल दिए, असंगतता बोल दिए। लेकिन 3 नंबर वाला है शवबंधिता। और शवबंधिता क्या होती है कि जब फल वृक्ष के पुष्प में पूर्ण जननांग उपस्थित होने के बाद भी दोनों का आपस में निषेचन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि पुष्प के दोनों अंग होने के बाद में भी ये आपस में निषेचन की क्रिया नहीं करते। मतलब ये हो गया कि एक ही जाति के पुष्प का एक ही जाति में परागण नहीं होना, परागण होने में वो सक्षम ही नहीं होना, वो क्या कहलाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी, शवबंधिता। भाई असंगता में क्या हुआ, अरे छोड़ो वापस सुन लो। असंगता में क्या हुआ, असंगता में नर के जनन अंग भी है ये वाले, मादा के जनन अंग भी है, लेकिन उसके बाद में या तो बीजांड में या परागकण में या स्टिग्मा में कुछ असंगति हो गई होगी, इनके नहीं बनी होगी, जिससे फल नहीं बनता। संकरीकरण में चलो परागण हो गया, परागण होने के बाद में यहाँ तक ये पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक ये पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में
यहाँ तक ये पहुँच गए और यहाँ होने के बाद में गुणसूत्रों में असमान विभाजन हो गया तो भी फिर क्या नहीं लग रहे, फल नहीं लग रहे। इसका भी आप लोग फिर क्या कर लें। तीसरा था संकरीकरण। मैंने क्या कहा उसके अंदर कि संकरीकरण तीसरा शव बन देता कि नर और मादा दिनांक आपस में निषेचित करने में सक्षम ही नहीं होते, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, शव बन देता। अब दूसरा भाग होता आंतरिक कारक में दूसरा। ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दूसरा भैया, दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो आनुवांशिक कारक में दूसरा है जिसे बोलेंगे दैहिक कारक। क्या कहा जाता है, दैहिक कारक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। दैहिक कारक क्या होता है, अगर फल वृक्षों के अंदर हार्मोन का, किसका, हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए, अरे किसका बिगड़ जाए, हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बिगड़ जाए, किसका भैया, कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बिगड़ जाए, प्रोटीन, खनिज लवण, खनिज लवण, कार्बन, नाइट्रोजन का संतुलन बिगड़ जाए। ठीक है, किन किन का, हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाए, कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बिगड़ जाए, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बन, नाइट्रोजन का संतुलन बिगड़ जाए। तो इन सब के बिगड़ जाने पर फिर पुष्पों में परागण नहीं होता और फूल से फल नहीं बनते। इसे क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है, दैहिक कारक कहा जाता है। कि भाई हार्मोनों में अगर गड़बड़ होने लग गई ना तो फिर बाद में फूल से फल नहीं बनेगा। कार्बोहाइड्रेट कम ज़्यादा बना, ऊर्जा एनर्जी बनी नहीं तो भी फूल से फल नहीं बनेगा। और अगर प्रोटीन, एंजाइम और खनिज लवणों का अगर कुछ मिस्टेक हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन का मिस्टेक हुआ तो फिर बाद में क्या नहीं बनेंगे, फूल से फल नहीं बनेंगे। तो मैंने आप लोगों को दो चीज़ें समझा दी। एक तो आंतरिक कारक के अंदर मैंने आपको फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति ये फल वृक्षों की वाला समझा दिया। एक तो समझा दिया मैंने आप लोगों को संकरीकरण, एक शव बन देता और एक समझा दिया असंगतता। दूसरा मैंने आपको बता दिया दैहिक कारक। अब पढ़ने वाले हैं तीसरा कारक जिसका नाम है इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स, फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति। क्या पढ़ने वाले हैं, फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति। फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति। फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति, इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स। इनमें ये क्या चीज़ है, कुछ इसके भी भाग है जिनके कारण भी फूल से फल नहीं बनता। आप पूछोगे सर वो कौन कौन से भाग है जिनसे फूल से फल नहीं बनता। उनमें से आप देखना, ये आपको जो पुष्प नजर आ रहा है, ऐसे पुष्प कई बार कुछ पूर्ण होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। उनको देखकर अपन पता लगाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसमें बताएं अपूर्ण फूलों का बनना। तो पहला पॉइंट डाल लो कि फल वृक्ष की विकासशील प्रवृत्ति के अंदर पहला जो पॉइंट है वो होता है अपूर्ण फूलों का बनना। तो एक मिनट में डाल दो भैया, इसमें क्या होने वाला है, अपूर्ण फूलों का बनना। अब आप लोग समझना, ये जो फूल आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये जो फूल आपको यहाँ दिख रहा है, इस फ्लावर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, आप इसे देख के पता लगाओ कि ये पूर्ण पुष्प है या अपूर्ण पुष्प। इसे देख के पता लगा लो पूर्ण पुष्प है या अपूर्ण पुष्प। पुष्प दो प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, एक का नाम है मोनोशियस, क्या नाम है, मोनोशियस, और एक का नाम है डायोशियस। डायोशियस को तो बोलते हैं एक लिंगी, उल्टा है भाई, इधर केमिस्ट्री में डायो दो, अपने यहाँ एक है, एक लिंगी। और मोनोशियस को बोलते हैं द्विलिंगी या बोल दो उभयलिंगी। तो पुष्प दो प्रकार के। आपको ये जो पुष्प दिख रहा है वो एक लिंगी है या वो द्विलिंगी है, इसे देख कर आप पता लगा के बता दो। तो मेरे हिसाब से जो पुष्प आपको दिख रहा है, आप पहले तो ये समझ लो, चलो कोई बात नहीं आ रहा तो समझो कि एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा पुष्प
या ऐसा पौधा या ऐसा फल वृक्ष जिसमें एक ही पौधे के अंदर या एक ही पुष्प के अंदर ये वाला मादा भाग और ये वाला नर भाग दोनों एक में हो, नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, तो उसे कहा जाता है क्या? द्विलिंगी, मोनोशियस। और जिसके अंदर ये बीच वाला वर्तिकाग्र ना हो, केवल पुंकेसर हो, या ये पुंकेसर ना हो, केवल वर्तिकाग्र हो, उसे कहा जाता है डायोशियस, मतलब एक लिंगी। मतलब ऐसा फल वृक्ष या ऐसा फूल जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग फूलों में या अलग अलग पौधों के अंदर आए, तो उसे कहा जाता है एक लिंगी। तो अपूर्ण पुष्प का बनना, अब तुम समझ लो कि ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित हो, नर व मादा दोनों उपस्थित हो, तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। अरे पूर्ण बोलेंगे ना, जोड़ा पूरा है ना, नर भी है और मादा भी है, द्विलिंगी है, उभयलिंगी है। जैसे कटहल, जैसे क्या? जैसे कटहल, जैसे कटहल, तो ये पूर्ण पुष्प हुआ। मैं बात कर रहा हूं अपूर्ण पुष्प की। आज जैसे मानना, जैसे ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों अलग अलग जगह पे आए, उनकी बात करें, जैसे पपीता, जैसे खजूर। इनमें है ना, एक पौधे में या तो होता है ये मादा भाग या होता है ये नर भाग, या तो पुंकेसर वाला ये वाला भाग रहेगा और या ये वाला रहेगा, दोनों एक के अंदर नहीं होते। तो फल वृक्ष की विकास प्रवृत्ति का पहला पॉइंट है अपूर्ण पुष्प का बनना। अगर ऐसा होता है तो फिर फूल से फल नहीं बनता। ले लो उसकी छोड़, फिर चले आगे की ओर। दूसरे का नाम जो है वो पढ़ने वाले हैं, उसको बोले डाइकोगेमी। क्या बोलेंगे? डाइकोगेमी। तो वो पढ़ने वाले में से साफ कर देता हूं। अब देखो डाइकोगेमी, पुष्प की परिपक्वता में भिन्नता, पुष्प की परिपक्वता में भिन्नता। क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्प की परिपक्वता में भिन्नता पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? पुष्प की परिपक्वता में भिन्नता क्या चीज़ है, इसकी बात करें। देखो बेटा, दो चीज़ें आती है, एक तो आती है प्रोटोएंड्री और एक आती है प्रोटोगायनी। क्या चीज़ आती है? एक का नाम प्रोटोएंड्री और एक का नाम प्रोटोगायनी। दोनों में अंतर समझना। पहले तो ये देख लेना कि नर भाग और मादा भाग के कोई परिपक्व होने में कुछ मिस्टेक आ रही है। तो दो चीजें हैं, एक प्रोटोगायनी और एक प्रोटोएंड्री। अब देख लेना प्रोटोएंड्री क्या होता है, प्रोटोगायनी क्या होता है। अगर किसी पुष्प के अंदर मादा भाग के पकने से पहले ही अगर नर भाग पक जाता है तो उसे प्रोटोएंड्री कहा जाता है। जैसे सीताफल, ठीक समझ गए एक ही बार में। ऐसे पुष्प जिनमें, अरे होता क्या है कि नर भाग और मादा भाग अगर सही टाइम पे पके ना तो परागण भी सही टाइम पे होता है, फूल से फल बन जाता है। लेकिन मान लो अगर मादा भाग तो पका ही नहीं, उससे पहले पुंकेसर पक के तैयार, परागण पक के तैयार हो जाते हैं, तो इनमें दोनों में परागण नहीं होता, इसे प्रोटोएंड्री कहा जाता है। प्रोटोगायनी क्या होता है? नर भाग के पकने से पहले ही मादा भाग पककर तैयार हो जाता है, उसे प्रोटोगायनी कहा जाता है। जैसे चीकू, समझ गए? तो अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो उसे कहा जाता है डाइकोगेमी, पुष्प की परिपक्वता में भिन्नता। समझ गए क्या? कि मादा भाग से पकने से पहले नर भाग पक जाए, प्रोटोएंड्री जैसे सीताफल, और नर भाग के पकने से पहले अगर मादा भाग पक जाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोगायनी, जैसे चिक्कू। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। अपन पढ़ रहे हैं फल वृक्ष की विकास प्रवृत्ति, जिनमें दो पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं अपूर्ण पुष्प का होना और एक पढ़ चुके हैं परिपक्वता में भिन्नता। अब पढ़ेंगे इसका तीसरा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब पढ़ेंगे तीसरा, ये ले लिया होगा।
चलो भाई 3 नंबर पे इसको साफ करता हूं मैं। 3 नंबर पे है पराग का उर्वरण न होना। पराग का उर्वरण न होना, ये क्या चीज आ गई? पराग का उर्वरण वाली क्या चीज आ गई? ये पढ़ने वाले कि पराग में क्या दिक्कत आ गई। अब ये देखना आप एक बार, ये देखना, ये जो परागण दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ठीक है, ये जो परागण आपको दिख रहे हैं, आराम से देखो भाई, ये जो परागण आपको दिख रहे हैं ना परागधानियों में, देखो क्या होता है, ये पुंकेसर जो आपको दिख रहा है, ये नर भाग है। इस पुंकेसर में क्या हो रहा है, ये जो ऊपर आपको जो पीले कलर का दिख रहा है ना ऊपर वाला, इनके अंदर छोटे छोटे महीन महीन पराग कण होते हैं। और जब दोनों पक जाते हैं ना, तो ये पराग कण हवा के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से या किसी मक्खी मच्छर उनके माध्यम से, तितलियों के माध्यम से, परागण या परपरागण किसी भी माध्यम से यहाँ से परागण निकलकर यहाँ वर्तिकाग्र पर आता है। वर्तिकाग्र स्त्री भाग होता है, मादा भाग होता है। यहाँ आते ही ये पराग नलिका से होता हुआ, इस नली से होता हुआ सीधा कहाँ आता है, यहाँ अंडाशय तक आता है। और यहाँ आके दोनों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूरी होती है और फूल से क्या बनता है, फिर फल बनता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, पराग का उर्वरण न होने की बात कर रहा हूँ। पराग का उर्वरण न होना, इसी की मैं बात करने वाला हूँ। तो आप देखना ये क्या चीज़ है, पराग का उर्वरण न होना ये क्या चीज़ है, तो समझना। इसमें क्या होता है कि नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है, नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। लेकिन ये जो दिख रहा है नर भाग, ये परागण करने में असक्षम होता है, असक्षम, परागण करने में सक्षम नहीं होता, परागण करने में सक्षम नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि इस पौधे के अंदर जो परागण है, इस पुष्प में जो परागण है, वो जीवन सक्षम नहीं होते, वो जिंदा ही नहीं होते, इसलिए इसका आपस में परागित नहीं कर सकते। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पराग का उर्वरण नहीं होना, वो जिंदा नहीं होता, इसलिए फूल से फल नहीं बनते। अब जो लास्ट बताने जा रहा हूँ इसका स्क्रीन लो, फिर आगे चले। लास्ट वाले को बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइल कहा जाता है, जो मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊंगा। हेटेरोस्टाइल देख लेना भाई, ये देखो ये क्या होता है, ये हेटेरोस्टाइल क्या होता है। हेटेरोस्टाइल इसे कहा जाता है विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषमवर्तिकात्व। पहले समझ लेना भाई, पहले समझ लेना इसको, डायग्राम को, ये क्या होता है देखना। विषमवर्तिकात्व क्या होता है आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे आप समझना ये क्या चीज है। कई बार नर भाग, जो नर भाग है ना, ये वाला पुंकेसर है, ये तो रह जाता है छोटा और ये भाग हो जाता है बड़ा। इसलिए जब हवा चलती है ना, तो पुष्प के परागण यहाँ से कहाँ गिर जाएंगे, इधर नीचे गिर जाएंगे, इसके ऊपर नहीं गिरेंगे। इसलिए इसे कहा जाता है विषमवर्ती बात है। कई बार नर भाग ये वाला चल जाता है बड़ा, ठीक है, ये वाला बड़ा, और ये वाला जाता है यहीं तक छोटा, ये छोटा रह जाता है, इसलिए ये वाला इसमें बाहर गिर जाता है, तो इस पर परागित नहीं कर सकता। कई बार समझ लेना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि विषमवर्ती में क्या होता है कि कई बार मादा भाग से नर भाग, मतलब वर्तिकाग्र से पुंकेसर बड़ा और लंबा दूर निकल जाता है। ये वर्तिकाग्र यहाँ से साइड में निकल जाएगा, हवा चलेगी, ये नीचे गिर जाएगा, इससे परागित नहीं कर सकता। और कई बार वर्तिकाग्र बड़ा और पुंकेसर क्या हो जाता है, छोटा, ये बड़ा और ये छोटा हो जाता है, जिससे वो उसको परागित नहीं कर सकता और फिर फूल से फल नहीं बनेंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे विषमवर्तिकात्व कहा जाता है। मैंने 4 आपको बता दिए, 3 पॉइंट बता दिए, एक आनुवांशिकी कारक, एक देही कारक और एक फल वृक्षों में विकास प्रवृत्ति। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अपन पढ़े थे एक के अंदर कि फल वृक्षों की आनुवांशिक कारक में पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि आनुवांशिक गुणों में कुछ ऐसी विभिन्नताएं आ जाती है जिसके कारण फूल से फल नहीं बनते। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, एक पहला पॉइंट बताया था असंगतता, जिसे अपन बोले थे इनकम्पेबिलिटी। असंगतता, इनकम्पेबिलिटी, मैंने क्या कहा था कि पुष्प में नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है,
और दोनों के होने के बाद में भी पुष्प में परागण नहीं हो पाता। वो किस लिए नहीं हो पाता? या तो इस बीजांड में कोई असंगति होती है, या कोई इस परागकण या परागधानियों में कोई असंगति होती है, जिससे दोनों में असंगतता उत्पन्न हो जाती है और फूल से फल नहीं बनते। फिर मैंने दोनों में क्या बताया था? संकरीकरण, कि चलो ये भी नर भाग भी ठीक है, मादा भाग में वर्तिका भी ठीक है, दोनों का ये वाला पुंकेश, ये परागकण यहाँ के गिर गया और यहाँ से नली से होता हुआ सीधा ओवरी तक पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद में ये अंडाशय तक पहुँच गया, दोनों आपस में मिल गए और इनमें संकरण शुरू हो गया, निषेचन शुरू हो गया, संकरण शुरू हो गया। तो संकरण होते समय जब गुणसूत्रों में कोई असमान विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में फूल से फल नहीं बनते। इसे क्या कहा था? संकरीकरण कहा था। फिर कहा था सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधितता। क्या कहा था? स्वबंधितता, कि पुष्प में नर और मादा भाग, पुष्प में नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होने के बाद भी, पुष्प में नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होने के बाद में भी दोनों का आपस में कोई निषेचन नहीं होता, आपस में परागण नहीं होता, उसे स्वबंधितता कहा जाता है। फिर दूसरा पढ़े देहिक कारक। मैंने क्या बताया देहिक कारक में? कि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, इसका कार्बन का नाइट्रोजन का अनुपात, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात, हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाना, पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाना आदि अगर ऐसी समस्याएं आती है तो फिर फूल से फलन नहीं बनता, और इस समस्या के कारण फिर यानी क्या हो जाएगा? अफलन की समस्या हो जाएगी। फिर मैंने बताया आप लोगों को तीसरा पॉइंट, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। क्या पढ़ाया? फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि इसके 4 भाग हैं। एक है अपूर्ण पुष्प का बनना। अपूर्ण का मतलब होता है कि किसी एक पुष्प में नर, ये वाला नर भाग और ये वाला मादा भाग दोनों एक पुष्प में ना होकर अलग अलग हो, अलग अलग पौधों में हो या अलग अलग जगह पे हो, एक पौधा नर का हो और एक पौधा मादा का हो, उन्हें क्या कहा जाता है? एकलिंग कहा जाता है। जैसे क्या? खजूर पपीता। खजूर पपीता एकलिंगी होता है, एक में आता है नर फूल और एक पौधे में आता है मादा फूल। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था, इसीलिए तो उनमें ना 1:10 में नर व मादा पौधे लगाए जाते हैं। किसमें? खजूर और पपीता में, खजूर और पपीता में ये वाला होता है। फिर एक मैंने कहा था कि अपूर्ण पुष्प वाला, फिर बताया था कि परिपक्वता में भिन्नता, कि कई बार नर पुष्प पहले पक जाता है, नर भाग पहले पकता है, मादा भाग बाद में, कई बार मादा भाग पहले नर भाग बाद में पक जाता है। फिर मैंने एक बताया कि विषम वर्तिकात्व है, कई बार मादा भाग से नर भाग बढ़ा और कई बार नर भाग से मादा भाग बढ़ा, तब भी फल नहीं बनते। तो ये कारक जो मैंने आपको बताए थे। और एक कारक क्या था? एक कारक मैंने आपसे कहा था कि जनन अंग कभी प्रोटोएंड्री कभी प्रोटोगायनी, जैसे सीताफल और किसमें होती है? चीकू में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे इसके आगे बढ़ा, इनका क्या इलाज करें, इनका क्या इलाज करें? तो इनका इलाज है मेरे पास में। इनका क्या इलाज करें? तो इनका इलाज है मेरे पास में। अपन क्या करेंगे? अरे अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अगर ऐसी समस्या आती है, अगर ऐसी समस्या अपने पास में आती है ना, तो अपन क्या करेंगे? अपन 2 चीज़ बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो पुष्प जिनमें अपूर्ण पुष्प है उनमें क्या करेंगे? पराग वाले फल वृक्ष लगाएंगे। पराग वाले क्या लगाएंगे? फल वृक्ष लगाएंगे। जिनमें ये समस्या है उनको दूर कर देंगे। जैसे खजूर पपीता है तो खजूर पपीता एकलिंगी है, तो इनमें क्या करेंगे? नर के पौधे साथ में लगा देंगे 10:1, एक नर का जैसे मादा का। तो ये करेंगे, पराग वाले फल वृक्ष अपन लोग लगा देंगे। दूसरी बात, जड़ों की काट छांट करेंगे। क्या करेंगे? जड़ों की काट छांट। अरे नींबू वर्गीय पौधों में क्या होता है? नींबू वर्गीय पौधों में ये पौधे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर नीचे की तरफ जड़ से जड़ बन जाती है, ऐसे जाल बन जाता है खूब सारा। तो ये क्या करते हैं? अपनी ऊपर की शक्ति को क्या करते हैं? फल नहीं लगाकर जड़ों में लगा देते हैं और जड़ों में खूब सारा जाल बन जाता है। इसलिए आप लोग इसके जड़ों के आसपास में खुदाई करके जड़ से जाल निकालना है, ना कि जड़, तो इस जाल को बाहर निकाल देना। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपके बाग में क्या लगेंगे? फल लगेंगे। तो एक तो पराग वाले वृक्ष लगाओ और एक क्या लगाओ? जड़ों की काट छांट कर दो। एक है वलय बनाओ,
क्या बनाओ, वलय बनाओ। कैसे कि जैसे कोई डाली है ना, डाली, इसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ से अंगूठे के समान उसकी छाल को निकाल दो, अंगूठे के समान क्या निकाल दो, छाल निकाल दो, खांचा बनाओ उसके अंदर। जब आप छाल निकाल दोगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जमा करेगा। और जब कार्बोहाइड्रेट जमा होगा ना, तो फिर जब इस डाली के आगे को फल्ला लगेंगे, उस समय वो कार्बोहाइड्रेट क्या कर लेगा, काम में ले लेगा। तो इसलिए आप वलय बनाओ या डाली में वलय बनाओगे तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होगा, तो फिर क्या बनेंगे, फूल से फल बनेंगे। अब एक है 4 नंबर, फलोद्यान का प्रबंधन। फलोद्यान का प्रबंधन, अरे सही समय पर आप लोग क्या करोगे, पेड़ पौधों में काट छाट करना, सिंचाई करना, खाद उर्वरक देना, सही समय पर निराई गुड़ाई करना, कचरे को बाहर निकालना। अगर ऐसा करते हो ना तो भी फूल से क्या बनेंगे, फल बनेंगे। और एक काम है परागण करवाना। ऐसे फल वृक्ष जो एकलिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग आते हैं, ऐसे वाले क्षेत्रों में आप क्या कर दो, अपने खेत में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, कीट, भंवरे, इनको पालो। जब इनको पालोगे, मधुमक्खियाँ रहेगी ना, तो ये परागण में क्या करवाएगी, सहायता करवाएगी। अरे ये सब हो जाए तो आप लोग एक काम और करना, आप हार्मोन का प्रयोग करना। फिर नहीं लग रहे ना, तो हार्मोन का प्रयोग करना। विशेष प्रकार के बाजार में कुछ ऐसे रसायन आते हैं जिनको हार्मोन कहा जाता है। वो हार्मोन का छिड़काव करने पर बड़े बड़े वृक्षों में भी है ना, नील लगने वालों में भी क्या लग जाएंगे, फल लग जाएंगे। इसलिए इनका क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं हार्मोन के बारे में, कि हार्मोन क्या चीज़ होते हैं, हार्मोन की कितनी मात्रा काम मिल जाती है, उसका अध्ययन करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट में जुड़े रहना, तब तक के लिए धन्यवाद।